नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सीजी सेट और नेट का जो पेपर 1 होता है, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, उसकी निःशुल्क क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है? ये आपका जो कोर्स है, ये जो आपका सीरीज़ है ना? पेपर 1 का, ये इसका क्लास नंबर 6 है दोस्तों। क्लास नंबर 6 से कहने का मतलब है, इससे आपको 5 पहले क्लासेस मैंने और प्रोवाइड करा दिया है। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप सभी को पता है, सीजी जो आपका सेट का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2026 को है। तो हमारा ये टारगेट है दोस्तों कि 15 से 20 सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दें। थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर आपको सभी चीज़ें कराया जा रहा है, जितना भी सिलेबस है। प्लस विगत वर्ष में जो आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वो अपने स्टेट के सेट का हो, चाहे गुजरात के सेट का हो, चाहे राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का हो, सबके यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराते चल रहा हूँ। और साथ ही साथ जो नेट में आए हुए, पेपर 1 में आए हुए जो क्वेश्चन है, उसको भी लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन बन ही जाए और साथ ही साथ आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है। तो अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आता है तो कॉन्सेप्ट तो हम पहले आपको क्लियर कराते ही चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से सभी चीज़ें भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है? तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से दबा लेंगे दोस्तों, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 31 जुलाई 2026 तक जो लोग भी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले लें, क्योंकि उसके बाद प्राइस 399 रुपीज़ अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके बाद 499 कर दिया जाएगा। ठीक है? पीडीएफ कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप ले ही, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। पीडीएफ लेंगे तो आप ही लोगों का अच्छा है, उसमें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सभी चीज़ें वहाँ पे दी जा रही हैं। ठीक है? ओनली एक मोबाइल रिचार्ज के प्लान पे आपको 399 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है दोस्तों, जो कि एडिटर्स को जाता है, जो मैनेजमेंट टीम है उसको जाता है, जो क्रिएट करते हैं पीडीएफ्स हो गया, जो टाइप करते हैं, ये सभी चीज़ों के लिए ये आपकी 399 रुपीज़ वहाँ पे काम आती है दोस्तों। एक बात और, क्लासेस डेली आप लोगों का 11:11 11 AM पे अपलोड हो जाती हैं दोस्तों। आप यहाँ पे आके लाइव देख सकते हैं 11:11 पे। यदि किसी परिस्थिति में इस टाइम पर अगर क्लास नहीं आती है, तो फिर आपके सेकंड हाफ में ये क्लासेस दी जाएंगी। मतलब ये डेली क्लासेस चलेंगी आपकी। शायद ही अगर कोई दिन कोई मुसीबत आई, कुछ इमरजेंसी आई, तो उस दिन आपकी वीडियो नहीं आएगी। अदरवाइज डेली क्लासेस यहाँ पर आप लोग को दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है? तो पेपर 1 आपका कंप्लीट यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है, यूनिट वाइज कराया जा रहा है। आप सभी को बता देते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 है दोस्तों, और एक यूनिट को हम खत्म करने के लिए 6 to 7 डेज ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है? इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो हम लोग का 10 यूनिट है, तो 60 डेज में आपके पूरे सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक? और जिन्हें भी ये पीडीएफ अगर बाय करना है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8962530503 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का क्लास नंबर 6। देखिए, ये है कथन कारण वाले कूट वाले प्रश्न हैं, जैसे व्यापम अभी प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है ना। पहला प्रश्न है, कथन है कि विचारात्मक स्तर, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, तीसरा लेवल ऑफ टीचिंग है जो, इसका शिक्षण स्मृति स्तर और अवबोध स्तर के शिक्षण से पूरी तरह ये स्वतंत्र होता है। कथन दिया है, विचारात्मक स्तर जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, शिक्षण स्मृति है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या विचारात्मक स्तर का शिक्षण जो है स्मृति स्तर और आपका जो अवबोध स्तर के शिक्षण से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। कथन दिया है। तर्क है, विचारात्मक स्तर पर छात्र संज्ञानात्मक पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर काम करते हैं, जहां रटने या केवल समझने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी सही है परंतु आर गलत, और डी वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए क्या लिखा है दोस्तों। विचारात्मक स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण स्मृति स्तर और अवबोध स्तर के शिक्षण से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ये कथन जो है आपका ये गलत है दोस्तों, क्योंकि विचारात्मक स्तर जो है आपका वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इन दोनों स्तरों पर ही आश्रित होता है, डिपेंड होता है। ठीक है? जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो आपका जो स्मृति स्तर है और अवबोध स्तर है उस पर आपका डिपेंड होता है। बिना तथ्यों को याद रखे मतलब स्मृति हो गया, और बिना उन्हें समझे जो आपका अवबोध हो गया। कोई भी छात्र गहरे स्तर का चिंतन या समस्या समाधान नहीं कर सकता। ये शिक्षण का एक आपका है क्या है, हायरार्की है, जिसको बोलते हैं पदानुक्रम, जहाँ पिछला स्तर अगले स्तर का आधार बनता है। ठीक है? तो ये तो आपका कथन जो है पूर्ण तरह से गलत हो गया। तर्क बोल रहा है, विचारात्मक स्तर पर छात्र संज्ञानात्मक पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर काम करते हैं, जहां रटने या केवल समझने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये भी गलत है, आपका तर्क भी गलत है। देखिए, विचारात्मक स्तर पर छात्र जो है आपका संज्ञानात्मक पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर काम करते हैं, जहां रटने या केवल समझने की आवश्यकता नहीं होती, जो है ये आपका गलत है दोस्तों। क्यों?
क्योंकि आपका जो विचारात्मक स्तर है वो संज्ञानात्मक जो पदानुक्रम है, कॉग्निटिव हायरार्की है, उसका उच्चतम स्तर रहता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये कहना गलत है कि रटने या समझने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल होती है, तभी तो आप तथ्य पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, आपका जो जो टीचिंग है, टीचिंग का जो लेवल बनाया है, जहाँ छात्र केवल रटने या केवल समझने या सीमित नहीं रहता, बल्कि वो इन दोनों का उपयोग करके आपका उच्च स्तरीय, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ तक पहुँचता है दोस्तों, है ना। जो आपकी समस्या है उसको सॉल्व करता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो स्मृति स्तर है और अवबोध है, दोनों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बुनियादी ज्ञान और समझ के बिना उच्च स्तरीय जो आपका चिंतन वो संभव नहीं है। तो इसलिए ए और आर दोनों ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। ठीक है, प्रयास करिएगा कि आप लोग खुद से इसको बनाने का खुद से कोशिश करें। मैं आके आपको बताते चल रहा हूँ आंसर, थोड़ा आप भी इसमें चिंतन मनन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में आपका कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे मैं 1 मिनट भी दे रहा हूँ, तो आप लोग इसमें खुद भी क्वेश्चंस लगा करके अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस प्रकार का आप टेस्टिंग कर सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण के जो आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, ठीक है, में संशोधन। एंडरसन और क्रेथवॉल 2001 के बाद ब्लूम के मूल वर्गीकरण के मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, और संश्लेषण, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस, इसके चरणों को किस प्रकार रूपांतरित करते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था दोस्तों कि सर बहुत इजी है, ऐसा पेपर नहीं आएगा। मैंने बोला देखिए, पेपर ना आपका 3 प्रकार से रहता है, सबसेट होता है। आपका 30% ईजी रहेगा, 30% के आसपास आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा, 30% थोड़ा आपका कठिन रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरल 40% हो जाता है, मॉडरेट 40 हो जाता है, 20% कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सीरीज़ करा रहा हूँ, जो MCQs करा रहा हूँ, है ना, जो क्लासेस दे रहा हूँ, उसमें आपको हर टाइप का आपको लेक्चर मिलेगा, जिसमें आपको ईजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और आपको हाई लेवल भी देखने को मिलेगा। तो धैर्य बना के पढ़ते चलिए, क्योंकि कब परीक्षा में कैसे प्रश्न आ जाए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमसे कठिन प्रश्न तो बन जाता है, लेकिन सरल में हम लोग गलती कर जाते हैं। इसलिए आपको सभी चीज़ें से गुजरना चाहिए, सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पर कि शिक्षण के जो आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र में संशोधन, एंडरसन एंड क्रेथवॉल 2001 के बाद ब्लूम के मूल वर्गीकरण के मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और संश्लेषण, सिंथेसिस चरणों को किस प्रकार रूपांतरित किया गया है। ऑप्शन है मूल्यांकन को शीर्ष पर रखा गया है और संश्लेषण को हटा दिया गया है। ऑप्शन बी संश्लेषण को सृजन, क्रिएटिंग में बदल करके शीर्ष पर रखा गया है और मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग को उसके ठीक नीचे 5वें स्थान पर रखा गया है। या सी दोनों मिलाकर के सृजनात्मक मूल्यांकन नाम दिया गया है। या डी पदानुक्रम को नीचे से ऊपर की ओर उल्टा किया गया है। चलिए 2 सेकंड का आप लोग को समय दे रहा हूँ, आप लोग भी इसका आंसर सोचिए दोस्तों। चलिए, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण और सृजन, क्रिएटिंग, ठीक है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग में बदल करके शीर्ष पर रखा गया है और मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग को उसके ठीक नीचे जो कि 5वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। अब देखिए, इसके पीछे का मुख्य कारण आपको बता देता हूँ। जो आपका बेंजामिन ब्लूम थे, है ना, उनको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसे मूल वर्गीकरण है, उनको ही एक मतलब जो आपका एंडरसन जो थे, छात्र थे, लॉरेन एंडरसन बोलते हैं उसको, है ना, और साथ ही साथ आपके क्रेथवॉल जो थे, इन्होंने जो आपका संशोधित किया था ये नियम को, पहला चीज़ तो। और इस संशोधन में मुख्य रूप से आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसको बोलते हैं आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, इसके उच्चतम स्कोर को 2 बड़े बदलाव किए गए थे। ठीक है, एक तो संज्ञा से क्रिया में बदलाव किया गया था, ठीक है, जो कि ब्लूम के मूल वर्गीकरण में सभी जो आपके जो स्तर थे संज्ञा नाउन्स के रूप में थे, जिन्हें एंडरसन और क्रेथवॉल ने आपका क्रिया क्रिया के रूप में, एक्शन के रूप में बदल दिया था दोस्तों। और दूसरा था आपका जो पदानुक्रम हायरार्की में फेरबदल किया था, ठीक है, जिसमें आपके मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन को सबसे सर्वोच्च यानी 6ठे स्थान पर रखा गया था और संश्लेषण को 5वें स्थान पर रखा गया था दोस्तों। इसके बाद आपका 2001 में यहाँ पर एंडरसन और जो क्रेथवॉल थे, उनका मानना था कि किसी चीज़ का जो आपको सृजन करना है या बनाना है ना, सिंथेसिस करना है, उससे पहले उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप सिंथेसिस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको मूल्यांकन करेंगे, जाँच करेंगे। इसलिए उन्होंने मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग को एक पायदान नीचे, यानी मतलब कि आपके 5वें स्थान पर कर दिया था। वहीं संश्लेषण जो था, सिंथेसिस था, उसको अपग्रेड करके आपके सृजन करके क्रिएटिंग नाम दे दिया गया और इसे पिरामिड जो बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, उसमें सबसे ऊपर स्थान दे दिया, 6ठा स्थान दे दिया गया था। एक बार मैं यहाँ पे फिर आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो संशोधित पदानुक्रम था, जो है ना आपका अल्टर्ड या चेंजमेंट करने के बाद जो आपका हायरार्की था, उसको मैं बता देता हूँ नीचे से ऊपर की ओर। ये मान लीजिए आपका एक पिरामिड ही बना है इस प्रकार से, ये जैसे कि आपका मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल। तो इसमें मैं आपको नीचे से ऊपर बता रहा हूँ संशोधित पदानुक्रम, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया।
सबसे पहले है आपका रिमेम्बरिंग, मतलब कि पुराने नाम जो ज्ञान करना उसको याद रखना। दूसरा हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तीसरा आपका अप्लाइंग हो गया, प्रयोग करना हो गया। हिंदी में भी बताते चलता हूँ, इंग्लिश में भी सुनिएगा। पहले आपका स्मरण करना हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया याद करना, समझना हो गया अंडरस्टैंडिंग, सेकंड अप्लाइंग मतलब हो गया अनुप्रयोग करना, चौथा आपका एनालाइजिंग मतलब कि विश्लेषण करना, एनालाइजिंग करेंगे। एनालाइजिंग के बाद आपका आ जाएगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करना मतलब इवैल्यूएटिंग करना मतलब कि मूल्यांकन करना हो गया। और लास्ट में आपका सृजन करना मतलब कि आपका सिंथेसिस हो गया या क्रिएटिंग हो गया। तो ये आपका हो गया दोस्तों जो आपका शिक्षण के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है जिसमें संशोधन किया गया एंडरसन और क्रेथवॉल के द्वारा 2000 के बाद से, इसमें आपका ब्लूम के वर्गीकरण में, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे सबसे पहले आप रिमेम्बरिंग हो गया दोस्तों, जिसे बोलते हैं स्मरण, अंडरस्टैंडिंग समझ, अप्लाइंग करना प्रयोग करना, एनालाइज करेंगे मतलब कि उसको क्या हो गया विश्लेषण, और फिर मूल्यांकन और उसके बाद सृजन करना। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इसको मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स गगने के बौद्धिक कौशल जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स के उप पदानुक्रम में सबसे जटिल माना जाता है? ऑप्शन है विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, कंक्रीट अवधारणा जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मतलब मूर्त कॉन्सेप्ट हो गया, उच्च क्रम नियम समस्या समाधान हायर ऑर्डर रूल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, या नियम अधिगम रूल लर्निंग बोलते हैं जिसे। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। रॉबर्ट गगने के बौद्धिक कौशल जिसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इसके उप पदानुक्रम जिसे बोलते हैं सब हायरार्की इंग्लिश में, है ना, में सबसे जटिल जो अधिगम प्रतिफल होता है वो समस्या समाधान जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या उच्च स्तरीय नियम हाई ऑर्डर रूल्स माना जाता है दोस्तों, ठीक है। वही आपका जो विभेदीकरण था डिस्क्रिमिनेशन मैं पहले बताया हूँ, दो समान जो आपका उद्दीपक है या जो चीजें हैं उसके बीच अंतर देखना डिस्क्रिमिनेशन करना, या आपका ठोस संप्रत्यय जिसको बोलते हैं आपका कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मतलब ठोस संप्रत्यय, इसमें भौतिक या आपका प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं की क्या की जाती है पहचान की जाती है। तीसरा जो हो गया आपका रूल सिद्धांत, है ना, रूल जिसे बोलते हैं किसी कार्य को करने के लिए किसी एक नियम या सिद्धांत को लागू करना, जैसे आपका मान लीजिए मैथ्स का कोई फॉर्मूला हो गया। और एक हो गया आपका डिफाइंड कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आपका परिभाषित संप्रत्यय, अमूर्त विचारों या परिभाषाओं को समझना, जैसे आपका लोकतंत्र हो गया, न्याय हो गया, ये सभी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर पूछा था लर्निंग आउटकम गगने के बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्किल के उप पदानुक्रम में सबसे जटिल कौन सा है दोस्तों, तो सबसे जटिल जो है आपका हाई ऑर्डर रूल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए जितना भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न उसको करा रहा हूँ, और जो प्रश्न बन सकते हैं संभावित उसको करा रहा हूँ। तो आपका ओवरऑल यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि आप कोई सी बुक लेने जाएंगे तो अभी आप 2 महीने में उसको पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना यहाँ पे 3-4 बुक को मैं यहाँ पे खंगाल करके जो उसका मेन कंटेंट है उसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और अपने एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर मैं केवीएस मैदान का बुक ले लिया हूँ या मैं पियर्सन का बुक ले लें क्या। तो यदि मैं आपको यहाँ पे कंटेंट निकाल के दे रहा हूँ तो आप लोग वहाँ पे डबल काम क्यों करेंगे, सब चीज़ें वही बताई गई है उसमें भी इसमें भी, उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसमें मैं आपको पका पकाया दे दे रहा हूँ दोस्तों। जो लोग पीडीएफ खरीद रहे हैं उन लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं, उन लोग को उनका समय बचेगा, वो शायद पेपर 2 पे अपना समय ज़्यादा लगा है उसमें, है ना। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए यहाँ पे चीज़ें आपको दी जा रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और जानकारी देना था कि जो लोग भी पीडीएफ परचेस किए हैं दोस्तों, जिन्होंने भी पीडीएफ लिया है अभी तक का, उन्हें हम यहाँ पर आपका 5 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिन्होंने आपका पीडीएफ परचेस किया है उनको 5 मॉडल पेपर दिया जाएगा, एग्जाम के पहले रहेगा, और ये फुल लेंथ रहेगा दोस्तों, पूरा आपके एग्जाम बेस्ड, ठीक है, फुल लेंथ रहेगा। जिन्होंने भी आपका पीडीएफ लिया उसके लिए बात कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स में आपको क्या क्या दिया जा रहा है मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे थ्योरी की जितने भी क्लासेस हो रही हैं वो दिया जा रहे हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू के जितना भी आपका क्लासेस हो रही है वो दिया जा रहा है। इसके साथ आपका वन लाइनर भी दिया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के अनुसार अनुरूप बनाया जा रहा है दोस्तों, वन लाइनर है। और इसके साथ आपका 5 मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, फुल लेंथ रहेगा, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा पूरा। तो अभी तक जितने लोगों ने भी बाय किया है 399 रुपीज़ में, उन्हें ये सभी चीज़ें दी जाएंगी। और इसके बाद आगामी समय में जो 499 रुपीज़ इसका प्राइस हो जाएगा, तो जो लोग लेंगे उसको भी ये सभी चीज़ें दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस यहाँ डेली मिलेंगी। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते हैं, या जो अपना समय बचाना चाहते हैं या मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं,
वो पीडीएफ नोट्स ले रहे हैं, मैं उनको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। 5 मॉडल टेस्ट पेपर और आपका थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस और वन लाइनर की क्लासेस, वन लाइनर के आपके नोट्स, ठीक है, थ्योरी के नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, वन लाइनर नोट्स और 5 मॉडल पेपर जो आपके फुल लेंथ रहेगा, जो आपके एग्जाम के पहले दिया जाएगा, और ये एक प्रकार का टेस्ट ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरुआत, चौथा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिर से। शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली कॉग्निटिव स्टाइल के संदर्भ में परिवर्तनशीलता बनाम आवेगनात्मक रिफ्लेक्टिविटी वर्सेस इम्पल्सिविटी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों, छात्र कितनी तेजी से कक्षा में प्रतिक्रिया देते हैं या उत्तर याद करते हैं। ऑप्शन बी, समस्या समाधान के दौरान छात्र द्वारा सटीकता पर ध्यान देना। परावर्तनशीलता या बनाम बिना सोचे समझे त्वरित गति से गलत उत्तर देना, जिसे आवेगात्मक कहते हैं, आवेगात्मक कहते हैं दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। पहले से और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। छात्र की सामाजिक रूप से बहुमुखी अंतर्मुखी होना, नहीं। शिक्षा के प्रति छात्र का संवेगात्मक दृष्टिकोण, नहीं। देखिए बात किसका कर रहा है, प्रश्न किसका कर रहा है? संज्ञानात्मक शैली जो है आपका कॉग्निटिव स्टाइल के संदर्भ में परावर्तनशीलता बनाम आवेगात्मक रिफ्लेक्टिव वर्सेस इम्पल्सिव की बात कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए व्यक्ति द्वारा जो समस्या हो उसको हल करने और उसको जो निर्णय है, उस निर्णय लेने के लिए जो आपकी जो स्पीड है, गति है ना, और जो आपकी एक्यूरेसी है जिसको बोलते हैं सटीकता, ठीक है, और स्पीड, इसकी बात कर रहा है इस आपके परिवर्तनशीलता बनाम आवेगात्मक में, विचारशीलता बनाम आवेगात्मक में, रिफ्लेक्टिव वर्सेस इम्पल्सिव में, ठीक है। इम्पल्सिव कहने का मतलब है दोस्तों कि छात्र जो है किसी समस्या पर कितने तेजी से, कितना मतलब जल्दी से, बिना अधिक सोचे विचारे उत्तर देता है, अर्थात त्वरित निर्णय करता है ना। इसमें क्या होगा दोस्तों, गलतियां भी ज़्यादा होगी और कार्य की गति भी इसमें ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और विचारशीलता जो है, परिवर्तनशीलता, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, इस शैली में जो है छात्र किसी भी समस्या का जो है समाधान करने से पहले समय लेता है ना, रिफ्लेक्टिव चिंतन करेगा, सोचेगा दोस्तों, और गहराई से विचार करने के बाद ही उसका निर्णय लेगा, मतलब कि सोच समझ करके निर्णय लेगा। कुछ इसमें सटीकता होगी, है ना, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। समय लेने के कारण से क्या होगा, बहुत कम गलतियां करेगा और इसका उत्तर अधिक सटीक होता है दोस्तों। देखा जाए तो कार्य की गति आपके जो इम्पल्सिव से थोड़ी कम होगी, गति धीमी होगी, लेकिन गुणवत्ता इसमें बेहतर होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंड्रोगॉजी एडल्ट लर्निंग के संदर्भ में मैल्कम नॉल्स द्वारा प्रतिपादित 5 मूल्य मान्यताओं से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आश्रित से आत्मनिर्देशित की ओर बढ़ना। ऑप्शन बी, वयस्क शिक्षार्थी का अनुभव अधिगम के लिए एक समृद्ध संसाधन। ऑप्शन सी, अधिगम के प्रति तत्परता सामाजिक और विकासात्मक भूमिकाओं से जुड़ी। या ऑप्शन डी, विषय केंद्रित ओरिएंटेशन, सब्जेक्ट सेंटर्ड ओरिएंटेशन, भविष्य के उपयोग के लिए ज्ञान का संचय। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, विषय केंद्रित ओरिएंटेशन, सब्जेक्ट सेंटर ओरिएंटेशन, जो कि भविष्य के उपयोग के लिए ज्ञान का संचय होता है। देखिए आपका जो मैल्कम नॉल्स हैं, मैल्कम नॉल्स कि एंड्रोगॉजी जो है आपका एडल्ट लर्निंग जिसको बोलते हैं। एंड्रोगॉजी मतलब क्या होता है, एडल्ट लर्निंग, जबकि आपका पेडागॉजी क्या होता है, चाइल्ड लर्निंग होता है। तो एंड्रोगॉजी सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत, मैल्कम नॉल्स के सिद्धांत के अनुसार, वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं, है ना, एडल्ट शिक्षार्थी होते हैं, वह किसी आपका विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं बल्कि समस्या केंद्रित होते हैं, मतलब प्रॉब्लम सेंटर्ड, टास्क सेंटर से होते हैं। वो ज्ञान का संचय भविष्य के लिए नहीं करते बल्कि उसका तुरंत उपयोग, इमीडिएट एप्लीकेशन करना चाहते हैं दोस्तों। तो इसमें प्रश्न किया था कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विषय केंद्रित नहीं होते, जबकि उन लोग क्या होते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम सेंटर्ड बोलते हैं, जिसे आपका टास्क सेंटर बोलते हैं, है ना, समस्या केंद्रित होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किशोर शिक्षार्थी, है ना, एक किशोर शिक्षार्थी काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस और व्यक्तिगत आख्यान, मतलब पर्सनल फेबल की भावना से ग्रसित होता है। ये घटना डेविड एल्काइन के अनुसार किस विषय से संबंधित है? एक किशोर शिक्षार्थी काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस और व्यक्तिगत आख्यान, पर्सनल फेबल की भावना से जो है ग्रसित है। ये घटना डेविड एल्काइन के अनुसार किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक भावनात्मक अहम केंद्रित विकास, एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन बी, वयात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था। या ऑप्शन डी, भाषा अर्जन की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अहम केंद्रित विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सामाजिक भावनात्मक अहम केंद्रित विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपके जो डेविड एल्काइन है ना, डेविड एल्काइन के अनुसार
काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस और जो आपका व्यक्तिगत आख्यान, पर्सनल फेबल बोलते हैं जिसे, इसकी भावना किशोर अहम केंद्रितवाद, एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म घटना से आपका संबंधित है। एल्काइन ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि उसमें एक आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ स्टेज, उसका विस्तार करते हुए इस अवधारणा को क्या किया था दोस्तों, आपको डिफाइन किया था, प्रतिपादित किया था उन्होंने। देखिए, काल्पनिक दर्शी कहने का मतलब है किशोरों को ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा जो है आपका आकर्षण का केंद्र होते हैं और सभी लोग मतलब एक काल्पनिक दर्शक की तरह लगातार उन्हीं को देख रहे हैं, ये सोचते हैं, उनके पहनावे व्यवहार का कमियों पर ध्यान दे रहे हैं। उसकी कारण किशोर बहुत अधिक क्या होता है, आत्म सचेत होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है दोस्तों, पर्सनल फेबल मतलब व्यक्तिगत आख्यान। इसका कहने का मतलब है किशोरों को लगता है कि उनकी जो भावनाएं हैं, अनुभव और उनके विचार पूरी तरह अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं और दुनिया में कोई भी उन्हें समझ सकता है, मतलब दुनिया में उनको कोई भी नहीं समझ सकता, वो यूनिक है, उनका अलग ही मतलब सोच होता है, मतलब वही सबसे क्या सुप्रीम है, हीरो है आप बोल सकते हैं, या उनका सबसे अलग थॉट होता है। जैसे आपका ऐसा दर्द किसी को नहीं हुआ होगा जैसे वो सोचते हैं, है ना, मतलब उनको जो पीड़ा है वो बोलेंगे कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ है, इस प्रकार से बातें करेंगे। तो इसके कारण वो खुद को अविनाशी या अमर समझने लगते हैं, जिससे वह आपका क्या होता है, खतरनाक जोखिम उठाने से भी नहीं डरते। कौन, आपके किशोर शिक्षार्थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षार्थी निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वतंत्र, जिसे बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट संज्ञानात्मक शैली से जुड़ा होता है। ठीक है। ऑप्शन है, वह सामाजिक विज्ञानों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। ऑप्शन बी, वे अमूर्त और विश्लेषणात्मक सोच में निपुण होते हैं। ऑप्शन सी, वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और अपना लक्ष्य स्वयं तय करते हैं। या ऑप्शन डी, उन्हें स्पष्ट संरचना और शिक्षक के निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, क्षेत्र स्वतंत्रता, जिसे बोलते हैं आपका फील्ड इंडिपेंडेंट संज्ञानात्मक शैली से जुड़ी है इसमें शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता। तो क्षेत्र स्वतंत्र जो होता है, फील्ड इंडिपेंडेंट शैली जो होती है, ऐसी शैली होती है जिसमें शिक्षार्थी अपने आसपास के जो वातावरण होता है, जो फील्ड होता है ना, जो एनवायरनमेंट है, उससे प्रभावित हुए बिना किसी भी जानकारी को उसके टुकड़ों में तोड़ करके स्वतंत्र रूप से आपका क्या कर लेता है, विश्लेषित कर लेता है। विश्लेषण मतलब आपका एनालाइज कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि वो अमूर्त और विश्लेषणात्मक सोच में निपुण होते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरी बात ये कह रहा है कि आंतरिक रूप से जो प्रेरित होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी सही है। आंतरिक से आपका प्रेरित क्यों होता है, यहाँ पर देखें, इनसे जो आपका पढ़ाई के लिए जो किसी भी मतलब मान लीजिए बाहरी इनाम की जरूरत नहीं होती, ये अपने लक्ष्य व सीखने की दिशा को खुद तय करना पसंद करते हैं, मतलब कि ये आपका सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, है ना। इनमें आंतरिक रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता, मतलब प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य स्वयं तय कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से देखा जाए तो बी और सी और दोनों सही है, मतलब आपका ऑप्शन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारकों के संदर्भ में अकादमिक संस्कृति, एकेडमिक कल्चर का क्या अर्थ होता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो आपके संस्थागत कारकों के संदर्भ में अकादमिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है, संस्था के पास उपलब्ध कंप्यूटरों की कुल संख्या। ऑप्शन बी, संस्था में अनुसंधान, बौद्धिक स्वतंत्रता, साझा मूल्यों और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, संस्था द्वारा ली जाने वाली वार्षिक ट्यूशन फीस। या ऑप्शन डी, शासकीय निकाय जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें सदस्यों की संख्या। प्रश्न क्या किया दोस्तों, देखिए संस्थागत कारकों के संदर्भ में अकादमिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो संस्थागत जो आपके कारकों होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, उसके अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, अकादमिक जो संस्कृति, एकेडमिक जो आपका कल्चर है ना। इसका आपका देखा जाए तो एकेडमिक कल्चर कहने का मतलब है कि वहाँ का वातावरण जो हो गया, वहाँ का जो आपका सोच हो है, वहाँ पे जो आपका मतलब जिस प्रकार के विचार हैं, है ना, वो किसी शिक्षण संस्थान में ज्ञान, शोध और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, वहाँ पे आकार देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा दोस्तों। संस्था में अनुसंधान, बौद्धिक स्वतंत्रता और आपके जो विचार हैं, जो उसको साझा मूल्यों और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण एकात्मिक संस्कृति के आपका अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल आपके फैक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। समझ पाए दोस्तों ये क्या है एकात्मिक संस्कृति। आपका एकात्मिक संस्कृति कहने का मतलब है आपके कोई भौतिक वस्तु जो इसमें नहीं होती, बल्कि कौन सी वस्तु होती है इसके अंतर्गत, अमूर्त और गुणात्मक कारक होते हैं। अमूर्त मतलब कि आपका चिंतन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, ये सभी चीजें आती हैं। ये दर्शाता है कि संस्था में नए विचार, जो नवाचार है, जो आपके स्वतंत्र सोच है, जो बौद्धिक स्वतंत्रता होती है, आपका मान लीजिए रिसर्च अनुसंधान है, उसको कितना बढ़ावा दे रहा है। जहाँ की अकादमिक संस्कृति मजबूत होती है, वहाँ का शिक्षण भी स्तर क्या होगा दोस्तों, ऊंचा होगा। ठीक है,
तो याद रखेंगे एकेडमिक आपका जो कल्चर है उसके अंतर्गत आपका अनुसंधान आ रहा है, बौद्धिक स्वतंत्रता, साझा मूल्य और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षण पद्धति। सूची 1 में शिक्षण पद्धति को सूची 2 से मिलाना है जिसमें मूल वैचारिक दार्शनिक आधार से सम्मिलित है। सूची 1 दिया हुआ है संगोष्ठी सेमिनार में ए, बी है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सी है आपका रोल प्लेइंग, डी है आपका हेरिस्टिक। सूची 2 में दिया है व्यवहारवाद स्किनर, सामाजिक दूसरा है सामाजिक अधिगम समानुभूति, तीसरा रचनावाद खोज और चौथा है आपका उच्च स्तरीय संवेदनात्मक विश्लेषण। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों किसको, आपका सेमिनार को। ठीक है, सेमिनार सेमिनार का संबंध किससे अपन जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ए का आपका 4, ठीक है, 4th नंबर से। 4th नंबर में क्या आपका उच्च स्तरीय संवादात्मक विश्लेषण। अब ये क्या होता है दोस्तों, सेमिनार में किसी भी विषय पर आपका गहन चर्चा होती है, शोध पत्र प्रस्तुति करते हैं या आपका आलोचनात्मक विश्लेषण होता है वहाँ। तो जो आपका ये किस प्रकार का है, उच्च स्तरीय चिंतन को क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ावा दे रहा है। तो ए का 4 हो गया। ए का 4 कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। दूसरा आपका लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है अभिक्रमित आपका अनुदेशन। इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रमित आपका अनुदेशन। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। अब अभिक्रमित अनुदेशन किससे जुड़ेगा दोस्तों, तो आपका ये व्यवहारवाद से जुड़ेगा, स्किनर का जो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी है, बी जुड़ रहा है आपका नंबर 1 से। ठीक, बी नंबर 1 से कहाँ जुड़ रहा है, पहले वाले में जुड़ रहा है। तीसरा देखिए दोस्तों रोल प्लेइंग जो होता है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन जो है आपका स्किनर का जो व्यवहारवाद है, ये पूरी तरह से आपका किसका मतलब उसका नाम क्या था पूरा आपका, पहला तो याद रखेंगे BF स्किनर है ना। और इसके द्वारा जो आपका प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत था, ऑपरेशन कंडीनिंग जो आपका सिद्धांत था, उसमें व्यवहारवाद पर आधारित था ये, जहाँ सीखने की सामग्री को क्या करते थे दोस्तों, छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता था और तुरंत फीडबैक भी इसमें दिया जाता था, जो एक प्रकार का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही भाग है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरी की बात कर रहा है कौन सा, आपका रोल प्लेइंग। ये रहा आपका रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग किससे जुड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपसे बी से जुड़ेगा। रोल प्लेइंग सामाजिक अधिगम समानुभूति। कैसे हो रहा है अब ये देखिए, है ना। किसी भी आपका किरदार को निभाने से छात्रों में दूसरों के प्रति क्या होती है, समानुभूति होती है, एम्पैथी आती है, एम्पैथी की भावना पैदा होता है और वो आपका सामाजिक अंतःक्रिया व परिस्थिति को भी बेहतर ढंग से वहाँ पे समझते हैं। तो रोल प्लेइंग मतलब क्या है, किसी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, किसी का भी किरदार निभा रहे हैं, तो उससे क्या है, छात्रों में दूसरे के प्रति क्या होगी, समानुभूति पैदा होती है, जो समाज से अंतःक्रिया करती है एक प्रकार से और परिस्थिति को बेहतर ढंग से बढ़ावा देती है। और लास्ट आपको पता ही है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका ह्यूरिस्टिक खोज विधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो रचनावाद और खोज से आधारित ही है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो है आपको किसने दिया था दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, इसका प्रतिपादक है। और ह्यूरिस्टिक का अर्थ ही होता है आपका मैं खोजता हूँ, है ना। ये पूरी तरह से छात्र केंद्रित होता है और खोजबीन, डिस्कवरी और ज्ञान के निर्माण जो जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, इस पर आधारित होता है। और जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो कंप्रहेंसिव आपके टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब उल्टी वाली क्लासरूम। इस मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संज्ञानात्मक डोमेन के स्तरों को सही क्रम क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। फ्लिप्ड क्लासरूम में मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संज्ञानात्मक डोमेन के स्तरों को सही क्रम क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कक्षा से पहले विश्लेषण और मूल्यांकन, कक्षा के भीतर ज्ञान और बोध। ऑप्शन बी कक्षा से पहले ज्ञान और बोध, कक्षा के भीतर अनुप्रयोग विश्लेषण और सृजन, कक्षा से पहले सृजन और मूल्यांकन, कक्षा के भीतर केवल रटना, या ऑप्शन डी केवल दोनों समय केवल मूल्यांकन और आलोचनात्मक चिंतन। देखिए मैं आपको फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में समझाया था। फ्लिप्ड क्लासरूम जो है पारंपरिक क्लासरूम से में जो आपका क्या होता था, ट्रेडिशनल क्लासरूम में छात्र स्कूल में शिक्षक के लेक्चर सुनते थे और घर जाकर कठिन सवालों को होमवर्क के माध्यम से करते थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन फ्लिप्ड जो क्लासरूम है आपको बताया था पहले भी, इसमें जस्ट उल्टा होता है। फ्लिप्ड इसलिए नाम दिया गया, फ्लड दिया गया दोस्तों। इसमें कक्षा से पहले मतलब घर पर जो आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगा, छात्र घर पर ही क्या देखेगा, वीडियो देखेगा, पॉडकास्ट देखेगा, रीडिंग करेगा, मटेरियल जो भी उसके पास होगा पढ़ेगा, और आपका स्कूल में जाकर के टीचर के सामने बैठ करके प्रश्नों को वो सॉल्व करता है। यहाँ ब्लूम के जो शुरुआती स्तर को पूरी तरह से आपका ये जो ज्ञान, नॉलेज, रिमेम्बरिंग था और जो अंडरस्टैंडिंग था, इसको फ्लिप्ड कर दिया गया दोस्तों। फ्लिप्ड क्लासरूम या ब्लूम टैक्सोनॉमी रिसर्च गेट भी कहा जाता है इसे। और एक प्रकार से अच्छा भी है दोस्तों, स्कूल आने पर समय आपका लेक्चर देने में बर्बाद नहीं होता। शिक्षक की मौजूदगी में छात्र सीधे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, केस स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लूम थे, है ना, ब्लूम, इनके उच्च स्तरों को यहाँ पर ये पूरा करता है दोस्तों।
पहले आपका एप्लीकेशन होगा, फिर विश्लेषण होगा, है ना। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन, और फिर आपका सृजन क्रिएशन सिंथेसिस होना। ठीक। इसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है आपका? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिसर्च गेट। ठीक है। देखिए जैसे जैसे आपका क्लासेस ज़्यादा होते जाएंगी, आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ते जाएगा दोस्तों। प्रश्न काफ़ी लोग कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऐसा नहीं आएगा। हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जब आपको मॉडल पेपर हम आपको देंगे, जो लोग पीडीएफ खरीद रहे हैं उनको, उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ठीक है। कक्षा से पहले ज्ञान और बोध, याद रखना और समझना। ठीक है। कक्षा के भीतर इसका अनुप्रयोग करेंगे और विश्लेषण करेंगे और सृजन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बहुत बारीकी से समझाया हूँ। फ्लिप्ड क्लासरूम में जस्ट उल्टा होता है जो कि नॉर्मली क्लासरूम में होता है। नॉर्मल में टीचर पढ़ाएगा, उसको बच्चे लिखेंगे, उसको बच्चे सीखेंगे, जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम में बच्चे पहले से पढ़ के आएंगे और वहाँ जाके कक्षा के भीतर अनुप्रयोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सृजन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रदान किए जाने वाले जो पाठ्यक्रम के क्रेडिट क्रेडिबिलिटी के संदर्भ में यूजीसी का नियम क्या होता है? स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रदान किए जाने वाले जो पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत क्रेडिट क्रेडिबिलिटी के संदर्भ में यूजीसी का क्या नियम है दोस्तों? ऑप्शन ए है, छात्र स्वयं पर पढ़े गए पाठ्यक्रम में अपनी डिग्री के अधिकतम 10% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा संस्थान अपने पारंपरिक पाठ्यक्रमों में स्वयं के माध्यम से अधिकतम 40% या अधिक नियमों के अनुसार तक क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति दे सकते हैं। ऑप्शन सी, स्वयं के क्रेडिट किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य नहीं है। या ऑप्शन डी, स्वयं केवल प्रमाण पत्र देता है, क्रेडिट नहीं। चलिए आंसर आप बताइए दोस्तों। आई मीन खुद से एक बार सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्वयं जो है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रदान किए जाने वाले जो पाठ्यक्रम, इस पे क्रेडिट क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है और इसी के संदर्भ में यूजीसी का नियम क्या है। तो यूजीसी का जो आपका नियम है, नवीनतम नियम है, और राष्ट्र का जो शिक्षा नीति, आपका राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति एनईपी 2020, इसके दिशा निर्देश के तहत जो है भारत सरकार ने जो आपका यूजीसी में क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशन में संशोधन किया दोस्तों। इसके तहत आपका जो क्रेडिट ट्रांसफर की जो सीमा को पहले 20% का कर दिया, बढ़ा करके अब 40% कर दिया है। ठीक है। जो उच्च शिक्षा संस्थान और पारंपरिक पाठ्यक्रम में स्वयं के माध्यम से अधिकतम 40% तक क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति दे सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है। यूजीसी के जो नियम अनुसार कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान है अपने किसी भी नियमित डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के किसी सेमेस्टर में अधिकतम 40% जो आपका पाठ्यक्रम होता है, कोर्स होता है, जो उस पर ऑनलाइन स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा करना और उसका क्रेडिट मुख्य मार्कशीट में ट्रांसफर करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है। पहले ये आपका 20% था और अब वर्तमान में अब 40% हो गया है। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो विकल्प भी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके चैनल केवल क्षेत्रीय भाषाओं में ही उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी में नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। दूसरा है, ये प्रसारण के लिए GSAT-15 उपग्रहों का उपयोग करता है और इन्फ्लीबनेट केंद्र इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करते हैं। ऑप्शन सी, ये पूरी तरह से एक सशुल्क पेड सेवा है या केवल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। देखिए स्वयं प्रभा क्या बताया था हम आप लोगों को कि एक प्रकार का डीटीएच चैनल है, जो कि मतलब आप इसका प्रसारण, आपका सबसे पहले चीज तो आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी है इसका प्रसारण जो है GSAT-15 सैटेलाइट के उपग्रह के उपयोग से किया जाता है ना। और इन्फ्लीबनेट जो है आपका, इन्फ्लीबनेट इस केंद्र इससे वेब पोर्टल का रखरखाव करती है। कौन कर रहा है दोस्तों? इन्फ्लीबनेट जो है INFLIB नेट के केंद्र इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करते हैं, यही ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। स्वयं प्रभा के बारे में फिर से बता देता हूँ। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय की एक अनूठी पहल है दोस्तों, इसमें स्वयं प्रभा एजुकेशनल टीवी चैनल गाइड करता है। ठीक है। 24/7 आपका ये अवेलेबल होता है। लगभग 40 डीटीएच चैनल इसमें आपका प्रसारित किए जा रहे हैं। GSAT आपका 15 उपग्रह के द्वारा इसको आपका टेलीकास्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। और इन्फ्लीबनेट आपका केंद्र जो है इसकी वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूरी तरह से सशुल्क पेड है, नहीं भाई फ्री है ये तो, और ये केवल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है। स्वयं प्रभा के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया, स्वयं के बारे में भी दे दिया हूँ दोस्तों, स्वयं प्रभा के बारे में दे दिया हूँ, मुक्स के बारे में भी दे दिया हूँ, कोर्सेरा के बारे में भी दे दिया हूँ। सभी चीज़ें आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इसको बनाते चलेंगे आप लोग भी। ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज
के संदर्भ में कनेक्टिविज्म अधिगम सिद्धांत का क्या अर्थ है? कनेक्टिविज्म, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का बहुत तेज होना, ज्ञान नेटवर्क नोट्स डिजिटल समुदाय के माध्यम से त्वरित होता है जहां शिक्षार्थी स्वयं संबंधों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक का प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात करना या फिर केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। देखिए, अपडेट नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से फोन बात करना भी नहीं है और बहुत तेज होना भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों, ठीक है। आपका जो ज्ञान नेटवर्क नोट्स और जो आपका डिजिटल समुदाय है इसके माध्यम से वितरित होता है जहाँ शिक्षार्थी स्वयं संबंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है। मुख के संदर्भ में आपका जो कनेक्टिविज्म अधिगम सिद्धांत का मेन अर्थ यही होता है दोस्तों, जहां आपका अधिगम जो सीखना है केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जो आपका विभिन्न जो सूचना स्रोत हैं या लोगों और जो डिजिटल उपकरण के बीच नेटवर्क का संबंध बनाना है, ठीक है। जो आपका मुक्स है जो आपका जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसके जो आपके कनेक्टिविज्म है इसके मुख्य आयाम जो है ना, आयाम जो है आपको और जो उसके अर्थ हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे आपका ज्ञान नेटवर्क में बिखरा हुआ है ना। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान किसी एक शिक्षक के दिमाग में या किसी एक किताब में नहीं होता, वहीं तक सीमित नहीं है। ज्ञान पूरे इंटरनेट पर, पूरी दुनिया पर हर एक व्यक्ति के पास है। चर्चा मंचों के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न सहकर्मी जो पीयर्स होते हैं उसके बीच भी बिखरा हुआ है। सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी इन कड़ियों और जो आपके नोट्स हैं उसको आपस में कैसे जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसलिए सही है दोस्तों। साथ ही साथ जो आपका शिक्षार्थी शिक्षक है यहाँ पर, ये भी देखिए को क्रिएशन ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं। पारंपरिक कोर्सेज में शिक्षक जानकारी देता है और छात्र उसे ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जो आपका कनेक्टिविज्म होता है, कौन सा आपका कनेक्टिविज्म है ना, इसमें आपका जो छात्र जो मुख्य में शिक्षार्थी है निष्क्रिय नहीं होता। इसमें वह खुद ब्लॉग लिखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डिजिटल उपकरण और जो आपके मानवीय उपकरण, इसका महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिद्धांत ये भी मानता है दोस्तों कि सीखना केवल इंसान के बीच नहीं होता, बल्कि गैजेट्स, आपका जो एल्गोरिदम, डिवाइस, डेटाबेस, एआई हो गया, टूल्स है ना, साथ इस सभी का अंत्यक्रिया करता है। सभी ये समय पर ही डिजिटल टूल का उपयोग करके सही जानकारी तक पहुंचना ही डिजिटल युग की बुनियाद बुद्धिमत्ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पारंपरिक बनाम आईसीटी, ठीक है। पारंपरिक बनाम आईसीटी मतलब वर्सेस आईसीटी, ट्रेडिशनल वर्सेस आईसीटी आधारित शिक्षण सहायक प्रणालियों के मूल्यांकन के संदर्भ में संज्ञानात्मक अधिभार कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति कब उत्पन्न होती है? पहला है जब शिक्षक केवल चौक और टॉक विधि का उपयोग करता है। दूसरा, जब आईसीटी टूल के माध्यम से ही एक ही समय में अत्यधिक मल्टीमीडिया सूचनाएं प्रस्तुत कर दी जाती हैं, जिससे छात्र की जो आपकी कार्यशील स्मृति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ऑप्शन सी, जब छात्र कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं जानता। या ऑप्शन डी, जब इंटरनेट की गति धीमी होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब आईसीटी टूल के माध्यम से एक ही समय में अत्यधिक मल्टीमीडिया सूचनाएं प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसमें आपका एनिमेशन, टेक्स्ट, ध्वनि होता है, जिससे छात्र की आपकी कार्यशील स्मृति जो वर्किंग मेमोरी है इस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव ओवरलोड क्या होता है, ठीक है, और ये कब होता है इसे भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी जो कार्यशील जो स्मृति है जिसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, इसकी जानकारी को एक समय में प्रोसेस करने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ठीक है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी इधर ही प्रोसेस कर रहे होगा आपका दिमाग पूरा। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली जो आपके ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है, इसमें जानकारी का वह प्रवाह मुख्य रूप से आपकी शिक्षक की आवाज़ या ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित रहता है। कौन सा आपका पारंपरिक में, ट्रेडिशनल में, जिससे ध्यान भटकने के बाहरी कारक क्या होते हैं दोस्तों, कम होता है। अब आईसीटी जो होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बेस्ड, इसमें आपको थोड़ा जोखिम होता है दोस्तों। जब शिक्षक या कोई डिजिटल लर्निंग ऐप एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे आकर्षक एनिमेशन, उड़ते हुए टेक्स्ट हो गया या बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, या आपका जो पॉपअप्स आते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, तो आपकी स्क्रीन में मान लीजिए कोई फ्रेंड व्हाट्सअप कर रहा होगा, तो आपकी स्क्रीन तुरंत ऊपर से नीचे आ रहा होगा, आप तुरंत उसको टच करके देख रहे होंगे, वीडियो को आप पॉज कर दे रहे होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों, है ना, जोखिम हो रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। तो जो आपके पॉपअप्स हैं उसको आप लोग बंद करके रखिएगा या साइलेंट मोड करके पढ़ाई करिएगा। इससे क्या होगा, छात्र का जो आपका दिमाग है या आपका दिमाग है ये तय नहीं कर पाता कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए व्हाट्सअप ऑन है या कॉलिंग आपका ऑन है उस समय, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन ना हो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फ़ोन को साइलेंट वगैरह करके पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ाई करें तो आप फोकस होकर पढ़ाई करें, साइलेंट वगैरह करके पढ़ाई करें दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मूल्यांकन उपकरण छात्रों को एक ही समय पर बार बार उपयोग करने पर अत्यधिक भिन्न परिणाम देता है, यदि एवेल्यूएशन उपकरण जो है कोई सा छात्रों के एक ही समय समूह पर बार बार उपयोग करने पर अत्यधिक भिन्न परिणाम देता है, तो उस उपकरण में किस गुण की भारी कमी होती है? ऑप्शन है वैलिडिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, या सुगमता, यूजेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका
विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन बी। यदि कोई मूल्यांकन उपकरण, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा, टेस्ट या आपका स्किल है ना, छात्रों को एक ही समय पर बार बार उपयोग करने पर अत्यधिक भिन्न परिणाम, आपका इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, तो उस उपकरण में विश्वसनीयता, जो आपकी रिलायबिलिटी, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। ठीक है, जैसे आप लोग अभी मान लीजिए सीजीपीएससी का एग्जाम दिए और आपने प्रीलिम्स निकाल के मेंस दिया दोस्तों। अब मेंस हो सकता है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से ज़्यादा आपका क्या हो दोस्तों, टैलेंटेड हो, लेकिन अब इसका मान लीजिए राइटिंग सही नहीं था, या इसने आपका यहाँ पे जो चेकर है, इसने इसकी कॉपी जो चेक करी, वो इसको ज़्यादा नंबर दे दिया और इसको कम नंबर दे दिया, तो ये क्या हो गया, रिलायबिलिटी नहीं रहा दोस्तों, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपका सीजीपीएससी का पेपर जो चेक करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए उसका मूड कुछ और था, या उसको उस चीज़ का जानकारी का अभाव था, जो इसने अच्छे से लिखा और जो इसने कम लिखा, कम वाले को ज़्यादा अच्छा नंबर दे दिया। या हो सकता है इसका राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर था, तो इसको ज़्यादा नंबर दे दिया, भले इसका टैलेंट, इसका नॉलेज ज़्यादा था, सुपीरियर था इस पर्सन से। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो आपको बदल देता है, मतलब कि रिलायबल नहीं रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगा। मूल्यांकन के संदर्भ में जो विश्वसनीयता का अर्थ है कि परिणामों की जो निरंतरता, जो स्थिरता या संगति जो है, कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट है, वो सही रहे। यदि एक ही टेस्ट का आज लिया जाए, है ना, और फिर उसी समूह को पर कुछ दिनों के बाद, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में उसी टेस्ट को फिर दोबारा लिया जाए, तो छात्रों में देखने को मिलता है कि समान अंतर, मतलब मिल जाता है, अलग अलग डिफरेंस मिलेगा रिजल्ट में, तो ये रिलायबल नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रतिमान, इवैल्यूएशन पैराडिग्म, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग के सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सत्र के अंत में ली जाने वाली व्यापक लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी, छात्रों द्वारा अपने स्वयं के अधिगम, मेटाकॉग्निटिव कौशलों और सहकर्मी अर्थात पीर प्रतिक्रियाओं का स्वनियमन व आत्मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सेमेस्टर परीक्षा, प्रवेश के लिए की जाने वाली एप्टीट्यूड परीक्षा। देखिए, मूल्यांकन प्रतिमान, अधिगम के मूल्य में आपका मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में जो मूल्यांकन है, असेसमेंट एज लर्निंग, इसके मुख्य सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कौन से आपकी कॉन्सेप्ट, इवैल्यूएशन पैराडिग्म। ठीक है, जो आपका ये अवधारणा है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन के मुख्य सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, जहाँ शिक्षार्थी स्वयं अपने सीखने की प्रतिक्रिया का केंद्र होता है दोस्तों। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, इसका अर्थ होता है दोस्तों, छात्र स्वयं अपने सीखने के तरीके पर विचार करते हैं, मेटाकॉग्निशन या सोचने के बारे में आपका मतलब सोचते हैं, मेटाकॉग्निशन करते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जैसे आप खुद अपने विचार, अपने लिए विचार करते हैं कि मेरा भविष्य कैसे बनेगा, मैं क्या करूँ, तो ऐसा, तो इसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। वे खुद देखते हैं कि वहाँ क्या मतलब कहाँ सही होगा, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ पे सुधार करना है, तो इसे आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट और सहकर्मी मूल्यांकन, पीर असेसमेंट इसमें शामिल होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के मूल्यांकन होता है, एक असेसमेंट एज लर्निंग हो गया आपका, दूसरा हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जिसको अपन बोले पढ़ाई के दौरान ये चीजें चलती हैं ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति और छात्र अपनी पढ़ाई में सुधार कर सके। दूसरा मैं बताया था आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि आपका समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक संकलन के अंतर्गत आता है। इस सत्र के कोर्स के अंत में होता था, जिसमें केवल ग्रेड देना, रिजल्ट देना, रैंकिंग देने के लिए करते हैं। और तीसरा जो होता था दोस्तों असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट और सहकर्मी मूल्यांकन शामिल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, अधिगम मेटाकॉग्निशन कौशल को सहकर्मी प्रतिक्रियाओं का स्वनियम व आत्म मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 3 प्रकार का ये मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेस AECC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। CBCS के बारे में हमने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर नया प्रश्न है, CBCS विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है, छात्र के मूल विषय के ज्ञान को अत्यधिक गहरा करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा संचार जैसे जीवन कौशलों और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन सी, केवल खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, विदेशों में इंटर्नशिप की सुविधा देना। देखिए सही आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज जो होता है AECC का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान का विस्तार करना और उनके जीवन कौशल, जो लाइफ स्किल्स और जो उनका व्यवहारिक क्षमता को बढ़ावा देना होता है, जो उनके समग्र रोजगार, जो एम्प्लॉयबिलिटी होता है और व्यक्तिगत विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, UGC का जो आपका चॉइस बेस्ड आपका
कोर्सेस होता है जो है ना, विकल्प क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रणाली जो सिस्टम है, इसके तहत आपका जो स्नातक जो अंडर ग्रेजुएट स्तर पर जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, एईसीसी। उनमें से आपका एक तो एईसीसी जो कि कंपलसरी होता है, सभी स्ट्रीम के छात्रों के लिए पूरी तरह अनिवार्य होता है, और एक जो होता है जिसमें आपको ऑप्शनल भी रहता है दोस्तों। तो एईसीसी के तहत जो 2 मुख्य विषय यूजीसी के अनुसार होते हैं, एक तो वो आपका पर्यावरण विज्ञान होता है, दूसरा आपका अंग्रेजी आधुनिक भारतीय भाषा जो इसको होता है। ये तो अंदर की बातें हो गई दोस्तों। सीबीसीएस में जो कोर्सेज है उसका ढांचा एक नज़र में आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो आपका कोर कोर्सेज होते हैं, एक होता है इलेक्टिव कोर्सेज, तीसरा एबिलिटी, और चौथा एबिलिटी के अंतर्गत ये क्या रहा है, एबिलिटी एनहांसमेंट। देखिए सीबीसीएस के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है कोर कोर्सेज, कोर मतलब कि समझ लिए आपका ये मुख्य कोर्स है दोस्तों, इसको ऑप्शनल नहीं रहता, ये आपको देना ही है, इसमें 100% आपको पास होना पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा आपका निकल के आता है दोस्तों इलेक्टिव क्वेश्चंस, इलेक्टिव कोर्सेज जिसको बोलते हैं ऑप्शनल, आपको जिसमें चयन करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। छात्रों को अपनी पसंद के विषय में चुनने की आज़ादी होती है इसमें, जिससे है ना डिसिप्लिन स्पेसिफिक जेनरिक इलेक्टिव होता है। और तीसरा जो मैं आपको बता दिया एईसीसी, जो कि आपका कंपलसरी होता है पर्यावरण और जिसका भाषा, ये चीज़ें पढ़ना। तो एक कोर सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा वो, दूसरा इलेक्टिव जिसको आपको चूज करना है, और जो एबिलिटी जो एनहांसमेंट कोर्स एईसीसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है आपका कंपलसरी कोर्स है एक प्रकार का। तो इसमें आपका क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो पर्यावरण और जो भाषा है वो, और साथ ही साथ जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होता है वो भी होता है। तो 3 प्रकार की चीजें इसमें होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है दोस्तों। पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा संचार जैसे जीवन कौशल और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी आईआरटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण जो सीबीटी में आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी आईआरटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है परीक्षा के हॉल का तापमान नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी छात्र की क्षमता के अनुसार प्रश्नों के कठिनाई स्तर को स्वचालित रूप से समायोजित एडाप्टिव टेस्टिंग करने के लिए, या छात्रों के व्यक्तिगत विवरण को सुरक्षित रखने के लिए, या केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को छपाई के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, छात्र की क्षमता के अनुसार प्रश्नों के कठिनाई स्तर को स्वचालित रूप से समायोजित एडाप्टिव टेस्टिंग करने के लिए। देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे अपन सीबीटी बोलते हैं, इसमें आइटम रिस्पांस थ्योरी आईआरटी आइटम रिस्पांस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग शिक्षार्थी का जो वास्तविक क्षमता है, एबिलिटी ट्रेट बोलते हैं, या एबिलिटी या आपका ट्रेट हो गया, उसका नेचर हो गया, वो सटीक मापने के लिए किया जाता है। और जो परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न आइटम की कठिनाई या गुणवत्ता को आपका सांख्यिकी स्टैटिकली विश्लेषण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो आईआरटी क्या एक प्रकार का एल्गोरिदम का उपयोग करके कंप्यूटर छात्र की क्षमता के अनुसार प्रश्नों का चयन करता है दोस्तों। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन को आपने कंटिन्यूसली सही सवाल जवाब दे दिए, तो 5वां क्वेश्चन आपको टफ दे देगा। ये आपका क्या करता है, आईआईटी जो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है उसी के आधारित पर आपका ये डिसाइड होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन पद्धतियों में प्रामाणिक मूल्यांकन जो होते हैं, ऑथेंटिक असेसमेंट, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एक ऐसी परीक्षा जो केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऑप्शन बी जब छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में और जटिल व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता उनकी क्षमता के आधार पर आंका जाए। या ऑप्शन सी केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को वाली कंप्यूटर परीक्षा। या ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा जिसमें केवल सिद्धांत पूछे जाते हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ऑथेंटिक असेसमेंट किसे कहा जाता है प्रमाणिक मूल्यांकन पद्धति में? देखिए पारंपरिक रखने वाली जो परीक्षाओं से बिल्कुल ये अलग होती है। पहला चीज तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये जांचना होता है दोस्तों कि छात्र ने जो कुछ भी कक्षा में सीखा है, समझा है, क्या वह उसका उपयोग वास्तविक दुनिया जो रियल वर्ल्ड कंटेंट से व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में कर सकता है कि नहीं। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर जब छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में और जटिल व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमता आधार पर आंका जाता है दोस्तों कि उस चीज़ों को जो वो समझे हैं वो अपने रियल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रमाणिक जो आपको मूल्यांकन में छात्रों को एक ऐसे टास्क दिया जाता है, कार्य दिया जाता है जो उनके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से मिलते जुलते हों। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका केवल विज्ञान का जो सिद्धांत इसको रटने के बजाय एक छोटा जो प्रोजेक्ट है या प्रयोग करना है, या भाषा की परीक्षा के लिए सीधे किसी विषय पर आपका डिबेट वाद विवाद करना है, तो इसमें छात्र के ज्ञान के साथ उनके कौशल भी विकसित होंगे और उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण भी आकलन हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का शिक्षण में क्या निहितार्थ होता है? वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का शिक्षण में क्या निहितार्थ है? ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वह स्वयं सीख सके। गलत बात है भाई, छात्रों को कभी वह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और स्वयं वो कैसे सीखेगा इस पे। रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है।
ऑप्शन सी, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ाना चाहिए जो छात्र पहले से पूरी तरह से जानता हो, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, शिक्षक को ऐसी चुनौतियों और पाठ अर्थात स्कैफोल्डिंग की सहायता प्रदान करनी चाहिए जो छात्र की वर्तमान स्वतंत्रता क्षमता से थोड़ी ऊपर हो, ताकि वह मार्गदर्शन से उन्हें प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। देखिए, आपके जो शिक्षार्थी थे संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, जो जिनका नाम था लेव वाइगोस्की, इनका समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो थ्योरी था, उसके अंतर्गत आपका जो अवधारणा है, उसके अंतर्गत जो आपका शिक्षण में इसका मुख्य निहितार्थ होना, इम्प्लीकेशन ये बताता है कि शिक्षण का स्तर ऐसा होना चाहिए जो छात्र के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर हो। शिक्षण का जो स्तर ऐसा होना चाहिए जो छात्र के वर्तमान स्तर से ऊपर हो, जहाँ वह किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से पहुंच सके। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ एक व्यक्ति या एक छात्र बिना किसी मदद के खुद से ये क्या कर सकता है और दूसरे के सहयोग से क्या कर सकता है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, दूसरे की मदद से क्या करने में सक्षम है और खुद से क्या कर सकता है, ये बताता है दोस्तों। इसके जो ZPD बोलते हैं, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसके आपके 3 प्रकार के अर्थ निकल के आते हैं। एक हो गया आपका पाड़ या आपका मचान, स्कैफोल्डिंग या प्रभावी उपयोग। इसमें आपका अस्थायी सहायता दी जाती है। अस्थायी सहायता कहने का मतलब है शिक्षक को छात्र को तब तक का अस्थायी सहायता हिंट्स देना चाहिए या संकेत या आधा हल किया हुआ प्रश्न देना चाहिए जब तक वह उसके खुद काम को खुद ना सीख जाए, है ना। मतलब कि मान लीजिए मैथ्स का टीचर बच्चे को बता रहा है कि एक प्रश्न है बेटा सॉल्व करो, और उसने बता दिया कि इसको सॉल्व करने का तरीका है या मेथड बता दिया या थ्योरम बता दिया, बाकी उसको खुद से डिराइव करना होगा, खुद से उसको सॉल्व करके आंसर लाना होगा। ठीक है, मतलब मदद का घटना बोल सकते हैं। जैसे जैसे छात्र का आत्मविश्वास और कौशल बढ़ेगा, शिक्षक को अपनी अपनी सहायता धीरे धीरे क्या करना चाहिए, कम कर देनी चाहिए, ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा है दोस्तों इसमें सहयोगी और सहकारी अधिगम। दूसरा है आपका सहयोगी और सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे बोलते हैं। सहकर्मियों से सीखना। आपके ZPD के अनुसार छात्र केवल शिक्षक से नहीं सीखते, बल्कि कक्षा में जो मिश्रित जो क्षमता वाले जो समूह होते हैं या उनके पीयर्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, जो उनके एक साथ काम करने का उनको क्या दिया जाता है, मौका देना चाहिए, ताकि जब भी काम जाने वाले जो छात्र अपने से अधिक जाने वाले सहपाठी के साथ काम करके आप अपना ज्ञान अर्जित कर सकें, ज्ञान बढ़े, उसका स्किल बढ़ेगा, है ना। तो इसे ये सब ZPD क्षेत्र से आसानी से क्या हो जाता है दोस्तों, सीखते हैं। तीसरा जो है आपका गतिशील और आपका प्रामाणिक जो आपका मूल्यांकन होता है, डायनेमिक असेसमेंट। इसमें आपका जो भविष्य की क्षमता का मापन किया जाता है। जो आपकी जो ट्रेडिशनल जो परीक्षा होती है, इसमें केवल ये देखा जाता है कि छात्र ने पहले से क्या रटा हुआ है, वर्तमान स्तर का यही चल रहा है अभी। जबकि ZPD का उपयोग करके मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो ये जांचे कि थोड़ी सी मदद करने पर छात्र कितनी नई चीजें सीख सकता है ना। यानी उसकी सीखने की भविष्य की क्षमता क्या होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप समझ करके ना जाने कितना अच्छा आउटपुट निकाल के देंगे परीक्षा में। तो मैं एक प्रकार का मार्गदर्शक, एक प्रकार का फैसिलिटेटर के ही रूप में काम कर रहा हूँ, और मुख्य रूप से काम करने वाले व्यक्ति आप ही हैं। मैं आपको यहाँ पर कंटेंट निकाल के दे रहा हूँ, मेन चीज़ें जो है परीक्षा में आ सकती हैं उसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल पढ़ना आपको ही है। आप इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आता, क्वेश्चन घुमा के आ गया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिए हैं तो आपसे क्या हो जाएगा, कैसा भी प्रश्न आए आप अपना दिमाग लगा के उसको बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंसेप्टिव मूल्यांकन। इब्सेप्टिव एवेल्यूएशन का क्या अर्थ होता है। आइसेप्टिव, इसको स्पेलिंग को सही कर लेंगे आप लोग, हिंदी में आइसेप्टिव लिखते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, टाइपिस्ट ने अच्छे से टाइप नहीं किया इसको। आइसेप्टिव मूल्यांकन, इसका अर्थ होता है दोस्तों स्व संदर्भित मूल्यांकन, अर्थात सेल्फ रेफरेंस्ड आपका असेसमेंट या सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना कक्षा के दूसरे छात्र से नहीं की जाती, बल्कि उसके स्वयं के पिछले प्रदर्शन, जो पास्ट में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, उससे की जाती है। मतलब इपेस्टिव मतलब समझ लीजिए इसका खुद का ही पुराना, जो मान लीजिए किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, मतलब उसने 100 मीटर को दौड़ को लगभग उसने आपका 15 सेकंड में लगाया है। इसके बाद दोबारा इससे कुछ दिन बाद 100 मीटर की दौड़ को इसने 12 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका स्व संदर्भित मूल्यांकन कह रहा है। मतलब कि पिछली 2 प्रदर्शन की तुलना में आपका आने वाला जो दूसरा आपका टेस्ट लिया गया है उससे आंका जा रहा है। यहाँ पे सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये जांचना है कि छात्र ने अपने खुद के स्तर से कितनी प्रगति इंप्रूवमेंट की है। ये स्वयं के विरुद्ध एक दौड़ की तरह है। ठीक है, याद रहेगा 100 मीटर खुद के लिए आपकी दौड़ कर रहा है, मतलब अपने खुद को कितना इंप्रूव किया, खुद कितना बेहतर बनाया है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों, छात्र के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना में उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन की तुलना करना, प्रदर्शन से करना, आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण स्तर टीचिंग वेरिएबल तटस्थ तथा मध्यस्थ चर इंटरवीनिंग वेरिएबल की श्रेणी में आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आपका शिक्षण चर है, टीचिंग वेरिएबल है, वो तटस्थ तथा मध्यस्थ स्तर मध्यस्थ चर इंटरवेनिंग वेरिएबल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है छात्र की आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक का शैक्षणिक स्तर, पाठ्य चर्चा, शिक्षण विधियां और पाठ्य सामग्री, या फिर परीक्षा केंद्र की दूरी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां और पाठ्य सामग्री। देखिए टीचिंग वेरिएबल्स है ना, शिक्षण चर की बात हो रहे हैं। स्वतः शिक्षक कौन है, आपका स्वतंत्र चर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियंत्रित और निर्देशित करता है। वो पूरी क्या करता है, योजना बनाता है दोस्तों, इसके लिए स्वतंत्र होता है। जबकि आश्रित चर जिसको बोलते हैं वो कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। छात्र पूरी तरह से शिक्षक के निर्देश, उसके शिक्षण पद्धति और योजना पर निर्भर होता है। और आपका मध्य स्तर मतलब कि आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल की बात कर रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मध्य स्तर चर, ठीक है। इंटरवेनिंग आपका वेरिएबल, पाठ्य वस्तु जो पाठ्यचर्या बोलते हैं जिसको, शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया इंटरैक्शन कराने का जो माध्यम होता है वो कौन है, आपका पाठ्यचर्या, करिकुलम, विषय वस्तु, सिलेबस, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स और शिक्षण सहायक सामग्री जो होते हैं वो होती हैं। ये स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच जो होते हैं ये तटस्थ है, इसीलिए क्या है, इंटरवेनिंग हो गया दोस्तों। तटस्थ मध्यस्थ का कार्य करती है। जैसे जॉन डेवे ने बताया था आपका ट्राइपोलर शिक्षण क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें आपका एक टीचर हो जाता था, एक आपका स्टूडेंट हो जाता था, ठीक है, और एक हो जाता था आपका करिकुलम। तो ये जो करिकुलम है यही आपका क्या है, मध्यस्थ चर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई शोधकर्ता या शिक्षक का कक्षा में प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग लागू करता है। जब कोई शोधकर्ता या शिक्षक है ना, टीचर कक्षा में प्रतियोगिता के स्थान पर क्या कर रहा है, सहकारी अधिगम, मतलब कि सहकारी अधिगम अर्थात कोऑपरेटिव लर्निंग लागू करता है, तो डंकन और बिडल के शिक्षण मॉडल के अनुसार ये किस चर का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये आपके यूजीसी में। किसके आधार, आपके डंकन और बिल्डर के शिक्षण मॉडल के अनुसार ये किस चर का हिस्सा। देखिए जो आपके डंकन और बीडल हैं है ना, इनके जो शिक्षण मॉडल थे, मॉडल ऑफ क्लासरूम टीचिंग के अनुसार, जब कोई शिक्षक या शोधकर्ता कक्षा में आपकी प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारी अधिगम जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग को बोलते हैं, ये लागू करते हैं, तो ये प्रक्रिया मतलब तो ये आपका जो है, ये आपका प्रक्रिया जो है ये प्रोसेस वेरिएबल का हिस्सा होते हैं। किसके, प्रक्रिया चर का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रोसेस वेरिएबल जो है इसका जो संबंध है कक्षा के भीतर होने वाले जो वास्तविक व्यवहार है, गतिविधियां हैं, ये शिक्षण की विधियों से होता है। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने की रणनीति बदलता है, जैसे प्रतियोगिता को हटा करके कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम या समूह चर्चा लागू करता है, डिस्कशन है ना, या आपका पीर ग्रुप को बैठा करके एक साथ बोलता है कि आप लोग किसी चीज़ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये जो आपका सीधे तौर पर कक्षा की क्या प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शन मेथड और इंटरेक्शन को बदल रहा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस की वेरिएबल, प्रोसेस वेरिएबल। किसको बदल रहा है दोस्तों, जो आपका जो इंस्ट्रक्शन मेथड, जो इंटरेक्शन मेथड होता है उसको बदल करके ये क्या कर दिया, प्रोसेस में ला दिया, दूसरे प्रोसेस में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गैग्ने ब्रिक्स के अनुसार डिजाइन मॉडल, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल ऑफ गैग्ने ब्रिक्स के 9 सोपानों में सबसे पहला और अनिवार्य सोपान जो है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है उद्देश्यों की जानकारी देना, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी ध्यान आकर्षित करना, गेनिंग अटेंशन। ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान की जागृत करना, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ पीरियड लर्निंग। या फिर डी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसके अनुसार बोल रहे हैं गेग्ने ब्रिक्स, ठीक है। गेग्ने एंड ब्रिक्स के अनुसार जो आपका निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल होता है, जिसको इंस्ट्रक्शनल आपका डिजाइन मॉडल कहते हैं, इसमें 9 सोपान होते हैं, 9 इवेंट्स होते हैं, ठीक है, 9 इवेंट्स या 9 स्टेप्स आप समझ लीजिए। इसमें सबसे पहला और जो सबसे अनिवार्य जो आपका सोपान होता है वो ध्यान आकर्षित करना होता है दोस्तों, गेनिंग अटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही होगा, ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। जब तक छात्र सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार और केंद्रित नहीं होंगे तब तक आगे की जो आपकी जो टीचिंग की प्लानिंग है या प्रक्रिया है ये प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षक कक्षा की शुरुआत में किसी रोचक तथ्य या विचारात्मक जो आपके प्रश्न होते हैं या कहानी सुनाते हैं या किसी दृश्य या मतलब ऑडियो विजुअल सामग्री के माध्यम से छात्रों को ध्यान खींचते हैं ताकि वे तुरंत फोकस हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एडगर डेल के अनुभव शंकु, पोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एडगर डेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अनुभव शिक्षार्थी को सबसे अधिक और स्थायी अधिगम लगभग 90% प्रतिधारण प्रदान करता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अनुभव शिक्षार्थी को सबसे अधिक और स्थायी अधिगम लगभग 90% प्रतिधारण प्रदान करता है। ऑप्शन है किसी विषय पर व्याख्यान सुनना। ऑप्शन बी शैक्षिक फिल्म या प्रदर्शन देखना। या ऑप्शन सी वास्तविक अनुभव का अनुकरण करना।
ये प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में भाग लेना, ये केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, देखिए एडगर डेल है ना, एडगर डेल जो है आपके, ठीक है, इनके अनुभव शंकु एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार, जब शिक्षार्थी किसी गतिविधि को व्यवहारिक रूप से स्वयं कर रहा है, खुद कर रहा है ना, किसी गतिविधि को, किसी एक्टिविटी को व्यवहारिक ट्रेडिशनली रूप से आपका खुद कर रहा है, तो किसी आपका जो वास्तविक परिस्थिति का अनुभव करने पर उस ज्ञान को दूसरे को सिखाता है, मतलब खुद उस चीज़ का अनुभव लेगा, उसके बाद क्या करेगा, दूसरे को सिखाएगा, तो उसे सबसे अधिक स्थायी अधिगम प्राप्त होता है, जिससे उसका जो आपका रिटेंशन रेट है, जो प्रतिधारण क्षमता बोलते हैं जिसको, प्रतिधारण मतलब होता है दोस्तों रिटेंशन, रिटेंशन जो है मतलब कि उसको धारण करके रखना, लगभग 90% हो जाता है। जो चीज़ को वो खुद से सीखेगा और उसको दूसरे को सिखा रहा है, तो उसका जो रिटेंशन रेट है 90% हो जाता है दोस्तों। देखिए जो आपके एडगर डेल्जी थे, ठीक है, एडगर डेल्जी, इन्होंने जो आपका सीखने और याद करने का जो प्रतिशत का जो एक सिद्धांत बताया था, उसको बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। एडगर डेल ने सीखने के अनुभव को जो आपका निष्क्रिय, जो पैसिव होता है, निष्क्रिय बोलते हैं जिसको, निष्क्रिय से आपका क्या कर दिया है दोस्तों, सक्रिय कर दिया, एक्टिव कर दिया। इस क्रम में एक शंकु कोण के रूप में वर्गीकृत किया था उन्होंने, किस कोण में, आपका ये आपका एक कोण बना दिया था दोस्तों, और इसी में आपका पैसिव टू एक्टिव लर्निंग किस प्रकार से होगा बताया था। ठीक है, सबसे कम जो है लो, ठीक है, 10% याद रहता है केवल पढ़ने रीडिंग, जैसे आपका किताब हो गया। 20% बताया था उन्होंने याद रहता है केवल सुनने और हियरिंग से। 30% बताया था उन्होंने चित्र या दृश्य देखने से होता है। 50% जो होता है देखने और सुनने दोनों से होगा, दृश्य से ऑडियो विजुअल हो गया। 70% याद रहता है किसी चर्चा में भाग लेने या खुद बोलने से, ठीक है, और 90% याद रहता है सबसे अधिक स्थायी जब वास्तविक कार्य को खुद करने, जैसे डूइंग द रियल थिंग, डिजाइन एंड परफॉर्म इसे बोलते हैं, उसे दूसरे को सिखाता है, दिखा करके, बता करके, खुद। ठीक है, तो 10% वाला जो है शंकु के टॉप में रहेगा, इस चीज़ को याद रखना है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमूर्त और निष्क्रिय अनुभव होते हैं, जैसे शाब्दिक प्रतीक या टेक्स्ट पढ़ेगा या रिटेंशन करेगा, सबसे कम होता है यहाँ पे 10%, और यहाँ सबसे ज़्यादा 90% होगा, इसे याद रखना है दोस्तों। जो आपका बेस है, बेस बोलते हैं जिसको, आधार में 90% होगा। यहाँ जो आपका मूर्त और जो सक्रिय अनुभव होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव हो गया, जहाँ जो आपका प्रतिधारण सबसे क्या होगा, 90% होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वास्तविक अनुभव और अनुकरण करना या प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, पर्पसफुल एक्सपीरियंस में भाग लेना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस में अनुभव शिक्षार्थी का सबसे अधिक और सबसे अधिकम 90% रिटेंशन कब होगा, पर्पसफुल खुद एक्सपीरियंस करेगा। तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, 25 क्वेश्चन कराया मैंने, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि सर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप कम क्वेश्चंस कराइए, भले इसका आपका जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखिएगा, तो उसी प्रकार से मैंने 25 क्वेश्चंस आज डिसाइड करके यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर से करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो लोग निःशुल्क कक्षाएँ लेना चाहते हैं। तो आपको क्लास की टाइमिंग यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, 11:11 में हर दिन हमारा प्रयास है कि आप लोगों को डेली न्यू क्लासेस दें, डेली न्यू क्लास। लेकिन किसी कारणवश अगर लेट हो जाता है दोस्तों, तो उस दिन वीडियो आएगा आपका, भले ही हो सकता है कि आपका सेकंड हाफ तक वो वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, किसी कारणवश हमें भी कुछ पर्सनली काम आ जाते हैं, तो कभी कभी लेट हो जाता है, कुछ ऑफिशियली वर्क भी आ जाता है, तो इसलिए सेकंड हाफ तक वो वीडियो आ जाएगा। जिन्होंने भी पीडीएफ बाय किया दोस्तों, उनको बता देते हैं कि आपका पीडीएफ आपको टाइम पे दे दिया जाएगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ में आपका थ्योरी भी रहेगा, आपका एमसीक्यू भी रहेगा दोस्तों, और आने वाले समय में आपको वन लाइनर भी मैं तैयार करवा रहा हूँ, टाइपिंग करवा रहा हूँ, और ये दिया जाएगा वन लाइनर भी, और 5 आपका मॉक पेपर भी दिया जाएगा, 5 मॉक पेपर, जो कि आपका फुल लेंथ रहेगा एग्ज़ाम के अनुसार। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी दोस्तों। तो जो भी पीडीएफ लिए हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएंगे, इस चीज़ को दिया जाएगा दोस्तों। निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, जितना आपको पढ़ाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टाइम पे आपका सिलेबस हो जाएगा। हमारा टारगेट है 15 सितंबर तक आपकी क्लासेस कंप्लीट करने की, आपका जितना भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का। इस 15 सितंबर के बाद आपको ये जो फुल लेंथ जो टेस्ट पेपर है, फुल लेंथ ये दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आप इसे लगाएं। ठीक है, ये टेस्ट पेपर रहेगा, आपको क्रम से दिया जाएगा, इसके लिए भी समय और टाइमिंग भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और जिन्हें भी पीडीएफ लेना है दोस्तों, वो अभी 31 जुलाई से पहले ले लें, क्योंकि 31 जुलाई के बाद इसकी प्राइस 499 हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लोग इंग्लिश में अभी पीडीएफ अवेल करने मांग रहे हैं कि सर पीडीएफ इंग्लिश में दे दीजिए, नोट्स इंग्लिश में दे दीजिए। तो टाइपर एक ही है, एडिटर एक ही है भाई, उनको भी ज़्यादा समय देने पे उनको ज़्यादा अपने को पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी सभी चीज़ों को अपने को शॉर्ट आउट करना पड़ रहा है। इसलिए अभी फीस आपकी 1 अगस्त से आपकी फ़ीस 499 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जिन्हें भी अभी भी लेना है वो 31 जुलाई तक 399 के रुपीज़ में प्राइस में ले सकते हैं।
ठीक है। डेली क्लास आपकी आएगी, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मैं आपको बीच बीच में और दूंगा। जो लोग भी पीडीएफ लेंगे, जो पीडीएफ बाय कर रहे हैं, उनको मैं कुछ और एडिशनल नोट्स और क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा, प्राइवेटली करूंगा, तो उनके लिए अच्छी बात है। आफ्टर ऑल उन्होंने थोड़ा पैसा दिया हुआ है दोस्तों, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। बाकी जो आपकी क्लासेस है वो चलेंगी यहाँ पर हमारे इस चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। और जो लोग सब्जेक्टिव पेपर 2 का मांग रहे थे दोस्तों, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बेहतर टीचर आप लोगों को यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएं दे दें। जैसे आपका लाइफ साइंस हो गया, मैथ्स का हो गया, कॉमर्स का हो गया, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जैसे मैथमेटिकल साइंस भी हो गया, सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अभी आगे क्लासेस आपकी जारी रहेंगी, ठीक है। आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये आप लोगों से मांग है बोल सकते हैं, डिमांड है बोल सकते हैं। देखिए अभी आपकी गर्मी का सीज़न जस्ट गया है, गर्मी का सीज़न गया है, आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। अब आ चुका है दोस्तों आपका रेनी सीजन आ चुका है, बारिश होती है आजकल, आपको पता है बारिश हो रही, तो इसका आप थोड़ा लाभ उठाइए। लाभ उठाइए मतलब कि आपसे मैं चाहता हूँ कि आप 1 पेड़ या 2 पेड़ ज़रूर से लगाएं दोस्तों। आप अपने घर के आसपास कहीं भी, है ना, पेड़ ज़रूर से लगाएं दोस्तों। पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहेगा, पानी का आपका लेवल अच्छा बना रहेगा, वायु आपकी शुद्ध होगी, है ना, एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आके इस छाए पर बैठेगा दोस्तों, तो उसको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? पुण्य कमाएंगे आप एक प्रकार का, ठीक है। तो 1 पेड़ ज़रूर से लगाइए और अपने मित्र या आपके जो भी साथी हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, कोई भी XYZ पर्सन हो, उसको भी बोलिए कि भाई चल 1 पेड़ तू भी लगा, मैं भी लगाता हूँ। 5 रुपये का या 10 रुपये का या कहीं का भी पेड़ आप उखाड़ के लेके आइए, जहाँ भी है छोटा-मोटा पौधा हो, उसको लगाइए, उसको आप अच्छे से देखभाल करिए, उसको जतन करिए, है ना? और उसको बड़ा करिए दोस्तों, ताकि आज से 20 साल बाद जब आप उसे देखें तो आपको महसूस हो कि हाँ, ये पेड़ तो मैंने लगाया था, पेड़ मैंने लगाया था, ये फीलिंग आना चाहिए। और उसकी छाया में आप भी बैठें दोस्तों। पेड़ लगाना बहुत अच्छा काम है दोस्तों, जैसे कि आप पानी पिलाना किसी को, उसी प्रकार पेड़ लगाना भी। हो सकता है इस पेड़ लगाने से आपको इतना पुण्य मिले कि आपका ये CG सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात मानेंगे, मेरी मांग को पूरी करेंगे, कम से कम कि 1 पेड़ ज़रूर से लगाएंगे दोस्तों आप लोग, और अपने प्रिय दोस्तों या मित्र या आपके जो भी साथी हैं उनको भी बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें फीडबैक मिलता है दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, इसलिए आप लोग ज़रूर से ये चीज़ें कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।